गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखें, आज हमारी जो यूनिट है यूनिट 6 है। यूनिट 6 में बेटा दो चैप्टर हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो हम मेनली पढ़ रहे हैं पहले ऑप्टिक्स क्या चीज है, फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि रे ऑप्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है और वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। देखा जाए तो इस चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन हम 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, जहां हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, इंटरफेरेंस पढ़ा, मिरर्स पढ़े, प्रिज्म पढ़ा, कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। तो हमारा जो पहले पोर्शन आ जाता है, पढ़ना चाहते हैं हम ऑप्टिक्स क्या चीज है। हिंदी में बोला जाता है इसे प्रकाशिकी। तो देखें डेफिनेशन कह रही है, ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स जो ब्रांच है, इसमें हम लाइट या प्रकाश की नेचर के बारे में बात करेंगे। नेचर में जब हम पढ़ेंगे, दो प्रकार के नेचर पढ़ेंगे हम, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। आगे बात करेंगे। हमने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कहां पर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाले चैप्टर में। तो वही नेचर की बात यहाँ की जा रही है। सेकंड प्रोडक्शन, थर्ड प्रोपोगेशन। तो ऑप्टिक्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक आ गया आपके रे ऑप्टिक्स, एक आपके आ गया वेव ऑप्टिक्स। मेनली देखा जाए रे ऑप्टिक्स में जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है। पार्टिकल नेचर हमने कहा पढ़ा था हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। वेव नेचर दिख रहा है, कनेक्शन वेव से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ जो लाइट है वो वेव नेचर को फॉलो करेगी। जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो देखो, रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड डील्स विथ, किस चीज से डील्स करेंगे, पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ मिरर या बाय मिरर, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्रिज्म, थर्ड पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेस। जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो यहां जो आएगा वो डील करेगा आपके इंटरफेरेंस से, सेकंड नेचर ऑफ लाइट से, थर्ड डिफ्रैक्शन से, फोर्थ पोलराइजेशन ऑफ लाइट से। इस साल जो हमारे रिड्यूस हुआ है उसमें पोलराइजेशन पोर्शन को हमारे कंप्लीटली हटा दिया गया। वैसे हटा तो मिरर भी दिए गए हैं, पर तो मिरर को फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे वहां मिरर के कुछ रूल्स फॉलो होंगे, इसलिए मैं मिरर्स को दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तो बात करते हैं लाइट की। द विजिबल पार्ट, लाइट वर्ड देखा हमने, विजिबल पार्ट ऑफ लाइट पढ़ा था हमने स्पेक्ट्रम चैप्टर, जहां में पढ़ा था वेवलेंथ जस्ट इक्वल 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर जो बिलोंग्स करती है, उसमें वो पोर्शन है जो आंखों से दिखाई देता है, इसी को हम विजिबल पोर्शन या लाइट कहते हैं। द विजिबल पार्ट ऑफ द लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ वेरियस कलर्स ऑफ वेवलेंथ ranging from about 400 nanometer to 760 nanometer is called light या visible part। कुछ प्रॉपर्टीज हमने वहां फॉलो करी थी कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम विथ द स्पीड ऑफ, कौन सी स्पीड पढ़ी थी हमने, एक सिंबल सी से रिलेटेड है, हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है, कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The parallel rays of light is called beam of light। तो हम पहला पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखें कि ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अदर डेफिनेशन कहती है द फिनोमिना ऑफ टर्न बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम when the light falls on the surface is known as reflection of light। कि जब भी लाइट रेज इंसिडेंट होगी किस पर, किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर, तो दिखाई दे रहा है AO, दिस इज इंसिडेंट लाइट। रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस उसी मीडियम में गो बैक हो रही है, ये कहलाती है आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट। ये कहलाता है आपके 90 डिग्री एंगल, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, एन एंड डैश। दिख रहा है इंसिडेंट रे
नॉर्मल से जो एंगल बना रही है उसे हमने एंगल आई लिखा है, देयर एंगल आई इज इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रेज जो एंगल बना रही है ये हमने आर स्मॉल आर से शो किया, वेयर स्मॉल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। M1 M2 is the mirror surface या reflecting surface, N dash is normal to the surface। यहाँ आ जाते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा था हमने 9th-10th क्लास में। दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने, दो हैं। पहला लॉ फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट मींस एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल। सेकंड लॉ, the incident rays and reflected rays and the normal to the reflecting surface lie in the same medium या same plane, एक ही plane में तीनों lie करते हैं। नोट वाले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान से देखें। प्लेन मिरर image from is virtue, erect and the same distance behind the mirror एंड इनवर्टेड। पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था हमने, जब नेचर पढ़े थे हमने 9th क्लास में, तब हमने क्या देखा, जब प्लेन मिरर की बात की जाती है, ये जब इमेज बनाता है, इमेज कैसी होती है, वर्चू होती है, इरेक्ट होती है और इनवर्टेड होती है। दूसरा, जब भी प्लेन मिरर की बात की जाएगी तो इमेज जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म्ड होगी। देखें तो आपको दो मिरर सरफेस या प्लेन मिरर सरफेस दिखा रखी है, M1 और M2, जिसके बीच का एंगल थीटा है। यहाँ किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट O को रखा है, तो इससे बनने वाली इमेज की क्वांटिटी ऑफ इमेज क्या होगी, उस पर कुछ नोट है कि द नंबर ऑफ इमेज नंबर ऑफ इमेज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल n फॉर्म्ड इज गिवन बाय, इस कंडीशन में क्या होगा, n दिस इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 if 360 upon theta is a even integer। the number of image इस फॉर्मूले से हम फॉलो कर सकते हैं, कब, जब 360 अपॉन थीटा कैसा हो, इवन इंटीजर। नंबर ऑफ इमेज दिस इक्वल टू 360 अपॉन थीटा इफ 360 अपॉन थीटा इज ए ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर हो तो इसमें से एक कम कर देंगे, ऑड इंटीजर हो तो उतना को उतना ही बना देंगे। नोट, for a given incident ray, when a plane mirror is turned clockwise or anti-clockwise an angle theta, the reflected rays turn in the same direction through the angle of 2 theta। क्या कह रहा है, वापस समझें। यदि किसी प्लेन मिरर की बात करें और हम प्लेन मिरर को रोटेट कर रहे हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, रोटेट किया जा रहा है, किस एंगल से, थीटा एंगल से, तो उस मिरर से जो इमेज बनेगी या जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो उसके डबल एंगल से मूव होगी। इसका मतलब अगर ये रोटेट हो रहा है थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रेज होगी 2 थीटा, डबल एंगल से रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। देखिए डायग्राम में हमने क्या करा बेटा, ये ट्रांसपेरेंट एक हॉलो स्फीयर की बात करें। अब इस पर हम सिर्फ किसी सरफेस पे पॉलिश करेंगे और दोनों तरह के मिरर्स फॉर्म करेंगे। एक बात आएगी कॉनकेव मिरर, एक आएगी कॉन्वेक्स मिरर। देखें इस ट्रांसपेरेंट ग्लोब के ऊपर हमने आउटर सरफेस पर क्या किया, पॉलिश कर दी, तो आउटर सरफेस दिखाई दे रही है, कैसी दिखाई दे रही है, कॉन्वेक्स दिखाई दे रही है। तो कॉन्वेक्स सरफेस पे जब हमने पॉलिश करी है तो जो इंटर सरफेस है वो कॉनकेव दिखाई दे रही है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नेचर कॉनकेव है, इस प्रकार, इसलिए इस प्रकार के मिरर को हमने नाम दे दिया कॉनकेव मिरर। इसका उल्टा, यदि इंटरनल सरफेस पे पॉलिश कर दी जाए तो इसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगी। तो दिख रहा है इस बार हमने जो पॉलिश करी है वो किस टाइप की, कॉनकेव सरफेस पर करी है, तो इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इस मिरर को हमने नाम दे दिया कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो जिस सरफेस में कॉनकेव सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह बिहेव करती है वो तो कॉनकेव मिरर बन जाएगा, और जिसमें कॉन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह बिहेव करेगी वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। रूल्स फॉलो करेंगे तब मैं बता दूंगा आपको ये
फोकस क्या चीज है, किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे मिली है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, थोड़ा पहले आगे बात करते हैं। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है डेफिनेशन इन कनेक्शन विथ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कुछ हम पहले डेफिनेशंस की बात करेंगे। डेफिनेशंस में हम पढ़ेंगे पोल क्या चीज है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या चीज है, एपर्चर क्या चीज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज है। देखिए अभी हमने बात करी थी स्फेरिकल ग्लोब की। स्फेरिकल ग्लोब दिखाई दे रहा है, कैसा है, ट्रांसपेरेंट। इसके हमने क्या करा, कॉन्वेक्स सरफेस पर हमने पॉलिश कर दी। इसका मतलब इसकी जो कॉन्केव सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बात कर, इसका मतलब हमने इस समय एग्जांपल के रूप में कॉन्केव मिरर दिखाया है। इसमें से एक छोटा सा पार्ट काट लिया जाए तो ये भी जो पार्ट कटा हुआ है ग्लोब में से, ये कहलाता है आपके अपर्चर। दिख रहा है इसकी जो कॉन्केव सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्केव सरफेस में अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट है इसे पोल कहा जाता है। ये जो छोटा सा अपर्चर जिस ग्लोब का पार्ट है उस ग्लोब का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो ए भी तो हो गया अपर्चर, सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी हो गया पोल। पी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन दिखाई दे रही है पीसी लाइन, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर अब बात आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये जो छोटा सा अपर्चर है जिस ग्लोब का पार्ट है उसकी जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ लेंथ AC की बात करें, यहाँ BC की बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तो हमने यहाँ डायग्राम में देखा पोल क्या चीज है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या चीज है, अपर्चर क्या चीज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चीज क्या चीज है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं पोल। पोल डिफाइन किया जाता है कि इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो मिडिल पार्ट है या मिडिल पॉइंट है उसे हम पोल रिप्रेजेंट, पोल की वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोल को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। नेक्स्ट आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन करिए, इट इज द सेंटर सी ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म ए पार्ट। ये जो मिरर जिस ग्लोब का या जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस। रेडियस कौन सी मैंने बताई थी आपको डायग्राम में, देखिए गौर से, तो सी से ए की डिस्टेंस या सी से बी की डिस्टेंस से रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, या ग्लोब या स्फीयर की जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस रिप्रेजेंट की जाती है कैपिटल आर से, डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए या सी टू बी ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म ए पार्ट। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने वहां पर भी आपको बताया था पोल पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। लिख रखा है द लाइन पीसी, पी हो गया पोल, सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइन पीसी passing through the pole and the center of curvature of the mirror is called principal axis. लीनियर अपर्चर, हमने जो अपर्चर की बात करी थी उसके एंड पॉइंट ए और बी को मिलाने वाली जो डॉटेड लाइन है, दिखाया था मैं डायग्राम में भी, ए बी, ये कहलाती है अपर्चर ऑफ लाइन। लीनियर अपर्चर अपर्चर ऑफ लाइन कहलाती है। इट इज द डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल फोकस क्या चीज है, मैंने कहा था जब मिरर की बात की जाएगी तो जब इंसिडेंट रे होगी इससे रिफ्लेक्ट होगी, तो जितनी भी पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगी ये मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। क्या कह रहा है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट फोकल लेंथ। पोल और फोकस जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कह रहे हैं, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, रिप्रेजेंट की जाती है स्मॉल एफ से, डिस्टेंस बिटवीन पोल पी एंड फोकस कैपिटल एफ। मोस्ट इंपोर्टेंट साइन कन्वेंशन, कब किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, कब किस लेंथ को पॉजिटिव लेना है, किस डायरेक्शन के अंदर हम नेगेटिव काउंट करेंगे, वो सब की बात हो जाएगी। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ
मिरर्स। डायग्राम को गौर से देखें, ये मिरर है, कौन से मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो निश्चित है ये वाला जो पोर्शन हो गया ये रिफ्लेक्शन पोर्शन हो गया, ये आपके वर्चुअल पोर्शन हो गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा वो पोर्शन है जो रियल पोर्शन कहलाता है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन है जो वर्चुअल पोर्शन कहलाता है। इंसिडेंट लाइट दिखाई दे रही है, अपोजिट इंसिडेंट लाइट दिखाई दे रहा है, वर्चुअल इमेज दिखाई दे रही है, रियल इमेज दिखाई दे रही है, रियल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, रियल इमेज दिखाई दे रही है। पहले बात करते हैं सैनम कन्वेंशन का पहला रूल फॉलो होता है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, कि जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो मिरर के पोल से ही मेजर की जाएगी। सेकंड, the distance measured in the direction of incident light taken as positive and in opposite direction taken as negative. इसका मतलब इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन से आ रही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो पॉजिटिव कहलाएगी, और इसके अपोजिट मींस रिफ्लेक्टेड लाइट की जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो नेगेटिव। थर्ड, द अपवर्ड डिस्टेंस, किसके अपवर्ड कहा जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस की अपवर्ड डिस्टेंस, कि द अपवर्ड डिस्टेंस perpendicular to the principal axis are taken as positive and its downward direction taken as negative. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर जितनी भी डिस्टेंस है, जहां बात करें हमने जैसे ऑब्जेक्ट ए भी शो किया, तो ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस या हाइट है ये पॉजिटिव काउंट होगी। इमेज हमेशा उल्टी बनती है, उल्टी बनती है तो निश्चित इमेज का जो साइज है या हाइट है वो नेगेटिव काउंट होगी। इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेजर होगी वो पॉजिटिव काउंट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेजर होगी वो नेगेटिव। रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन आपको समझ में आए होंगे। दो ही चीजें ध्यान रखनी है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव रहेगी, इंसिडेंट रे के अपोजिट जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव रहेगी। प्रिंसिपल एक्सिस की अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस की डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस नेगेटिव। दूसरा, इमेज चाहे ऑब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हमेशा जो डिस्टेंस मेजर करनी है वो मिरर के पोल से ही मेजर करनी है। बार बार वर्ड आ रहा है इमेज, प्रतिबिंब क्या चीज है। इमेज, if rays of light starting from a point meet at another point after reflection, then the other point is called the image of the first point. Image are also two type, पढ़ेंगे हम, एक रियल इमेज एक वर्चुअल इमेज। एक कहलाती है वास्तविक प्रतिबिंब, एक कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। पहले पढ़ रहे हैं रियल इमेज के। इफ the ray of light after reflection actually converge at the second point, then the image is called real image. Real image can be obtained on screen. क्या कह रहा है कि जब रिफ्लेक्शन के बाद जितनी भी रेज है वो एक्चुअल में रियल में किसी पॉइंट पर मीट होती है, मिलती है, तो निश्चित है इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज कहलाएगी। और बनती हुई प्रतीत होगी, मीन्स दिखाई तो नहीं देगी परंतु हम पीछे के मिलाने पर वो मिलेगी, ये कहलाएगी आपकी वर्चुअल इमेज। दूसरा, रियल इमेज है, इसे स्क्रीन पर पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। रियल इमेज कैन बी रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जबकि वर्चुअल इमेज का पूरा उल्टा है। देखिए क्या कह रही है वर्चुअल इमेज, इफ द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट, वहां लिखा था हमने रियली, ये एक्चुअली मीट, ये लिख रहे हैं अपीयर टू मीट एट द सेकंड पॉइंट, देन द इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो वर्चुअल इमेज है उसे हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते। फर्स्ट रिलेशन आ गया जो इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन पढ़ना चाहते हैं स्मॉल एफ और कैपिटल आर। पढ़ा होगा हमने 9th क्लास में पढ़ा था हमने, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। द फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ
रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे ही प्रूव करना है। तो वही वापस वही सेम रूल फॉलो होंगे, इमेज फॉर्म करेंगे, इमेज से हम एंगल उठाएंगे और एंगल से इस चीज को प्रूव कर देंगे। देखिए इधर दिखाई दे रहा है कॉनकेव मिरर है जिसका अपर्चर ए बी दिखाई दे रहा है, जिसका सेंटर ऑफ पॉइंट पी जिसे हम पोल कह रहे हैं, पी सी इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओ ए इज ए इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज गोज इन द डायरेक्शन ऑफ ए एफ, तो ओ ए इंसिडेंट रे हो गई, ओ एफ रिफ्लेक्टेड रेज होगी। अपर्चर के किसी भी पॉइंट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाया जाता है तो ये लाइन हमेशा अपर्चर पर नॉर्मल की तरह वर्क करती है। इसका मतलब सी ए एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। अभी मैंने कहा था ओ ए इंसिडेंट रे है, तो ओ ए इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। तो यहाँ हमने एंगल ऑफ थीटा को एंगल ऑफ इंसिडेंट आई से रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे ए एफ फिर नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा, ये भी एंगल थीटा से। अभी मैं रिफ्लेक्शन के रूल्स में पढ़ा था एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर, इसका मतलब यहाँ पे भी थीटा थीटा इसलिए शो किया है, एंगल आई और एंगल आर सेम बने रहेंगे। देखा जाए दिख रहा है इनका एक अंतर कौन बन रहा है, जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मींस इन दोनों का जो टोटल सम है थीटा प्लस थीटा टू थीटा, देन आउटर एंगल इज टू थीटा, इसका मतलब एंगल ऑफ ए एफ एन टू थीटा लिखा जा सकता है। पॉइंट ए से हमने क्या करा, परपेंडिकुलर डाला, बन गया परपेंडिकुलर ए एन, पी इज द पोल। कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है इसलिए पी एंड डिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो पोल से जब डिस्टेंस की बात करेंगे, पी से फोकस की डिस्टेंस हमने पढ़ी थी, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, तो पी एफ डिस्टेंस कहलाई एफ। पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो डिस्टेंस हम बोलते हैं जिससे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कहलाती है कैपिटल आर। तो डायग्राम में दिखाई दे रहा है इंसिडेंट एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है, फोकल लेंथ कौन सी है, और सेंटर ऑफ ये कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी। देखें डायग्राम को सामने रखना। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने पहले बताया था इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई दिस इक्वल टू एंगल आर, दोनों को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, इक्वेशन नंबर 1। एंगल, ये एंगल की बात करते हैं ए एस पी, डायग्राम में देखें ए एस पी क्या बन रही है, ए एफ पी, दिस इज द एंगल ऑफ टू थीटा। तो देखो ये हमने रिप्रेजेंट किया in angle AFP is the external angle of triangle ACF. So we can AFP this equal to theta plus theta this equal to 2 theta, equation number 2. From the right angle, कौन सा राइट एंगल उठा रहे हैं, ट्रायंगल उठा रहे हैं ANC। डायग्राम में गौर से देखो इसे, ये पॉइंट A, ये पॉइंट N जिसे हम नॉर्मल का है, और C ANC। इस राइट एंगल में ये एंगल थीटा दिखाई दे रहा है, सी एन बेस हो गया, एन ए आपके परपेंडिकुलर हो गया, सी ए हाइपोटेन्यूस हो गया। देखें आगे, तो जब इस एंगल के लिए फ्रॉम राइट एंगल ए एन सी फाइंड आउट टेन थीटा, टेन थीटा दिस इक्वल टू पढ़ा हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए एन सी में दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर तो हो गया ए एन, बेस हो गया आपके सी एन, ये बन गया ए एन अपॉन एन सी। टेन थीटा एंगल बहुत छोटा हो तो टेन थीटा को सिर्फ थीटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली आर्म की फॉर्म में, तो थीटा दिस इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, इसे इक्वेशन ए रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि आगे कम में आएगी। आल्सो राइट एंगल इन ए एन एफ, फोकस वाला देखिए ये छोटा वाला कौन सा, ए एन एफ, इसमें भी टेन टू थीटा की वैल्यू निकल जाए क्योंकि एंगल टू थीटा से रिप्रेजेंट किया, टेन टू थीटा वापस हो जाएगा ए एन अपॉन एफ एन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से टू थीटा दिस इक्वल टू ए एन अपॉन एन एफ। एंगल बहुत छोटा हो तो टेन टू थीटा को फिर हम टू थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो टू थीटा दिस इक्वल टू ए एन अपॉन एन एफ, इक्वेशन बी। इक्वेशन ए और बी दिखाई दे रही है, इक्वेशन ए से टू थीटा में थीटा की वैल्यू को हमने रख दिया, टू इंटू ए एन अपॉन एन सी दिस इक्वल टू ए एन अपॉन एन एफ, ए एन से एन सेम होने की वजह से कैंसिलेशन हो गया, बचा रह गया टू टाइम्स ऑफ एन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो टू एन एफ दिस इक्वल टू एन सी। एन एफ डायग्राम में देखो, एन एफ क्या देखो, मैंने कहा था सारी डिस्टेंस पी से फॉर्म फॉलो करनी है, बट मैंने कहा था पी एन डिस्टेंस को
नेग्लिजिबल माना जाता है। इसका मतलब एन को पी से या पी को एन से रिप्लेस किया जा सकता है। तो डिस्टेंस, ये जो छोटी सी डिस्टेंस दिखाई, इसे नेग्लिजिबल माने तो एन से सी की डिस्टेंस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। एन से एफ की जो डिस्टेंस है वो कहला रही है आपके फोकल लेंथ स्मॉल है। तो बन गया 2 टाइम्स ऑफ एन एफ दिस इक्वल टू एन सी। एन एफ दिस इज लिखा जाए 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एफ दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। तो फॉर्मूला बन गया 2 एफ दिस इक्वल टू आर या आर दिस इक्वल टू एफ अपन एफ दिस इक्वल टू आर अपॉन टू। इसमें फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ये इंप्रूव करना था। नोट फॉर प्लेन मिरर्स, जब भी हम प्लेन मिरर की बात की जाएगी तो इसके लिए फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। क्योंकि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मिल ही नहीं पाती है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ कैसी मानी गई है, इन्फिनिटी मानी गई है। और रिलेशन हमने देखा है दिस इक्वल टू आर अपॉन टू एफ इज इन्फिनिटी सो द आर इज इन्फिनिटी। इसका मतलब प्लेन मिरर की जब भी बात की जाएगी तो फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी इन्फिनिटी मानी गई। सेकंड, focal length of a mirror does not change with the immersed in a liquid। इसका मतलब हुआ जब भी किसी मिरर को किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया जाए तो उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आती। फोकल लेंथ में चेंजिंग नहीं आएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज नहीं आएगा। इसका तो मीडियम चेंज करने पर फोकल लेंथ की लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट आ जाता है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। मोस्ट इंपोर्टेंट है मिरर फॉर्मूला। जब 9th और 10th में डायरेक्टली पढ़ते थे, फॉर्मूला पढ़ते थे हम किस किस के बीच में, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ और इमेज लेंथ पढ़ा था हमने। एफ यू और वी में रिलेशन पढ़ा था 1/f दिस इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस के लिए भी पढ़ा था और मिरर के लिए भी पढ़ा था। दोनों में सिर्फ साइन कन्वेंशन का अंतर है, एक में पॉजिटिव आता है एक में नेगेटिव आता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला और कॉनकेव मिरर। मिरर फॉर्मूले का मतलब है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। डायग्राम वापस देखें, मैंने कहा वही साइन कन्वेंशन जो हमने रूल्स फॉलो किए थे उन्हीं को बाबा फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, ट्राइंगल उठाने और रिलेशन को प्रूव करना है। देखें दिखाई दे रहा ओ ए इज ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पॉइंट बी से दो प्रकार की रेस चल रही है। पहली दिखाई दे रही है बी एल इज द पैरेलल रेज ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जब भी किसी मिरर पर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास आउट होगी। सेकंड, जो पहले से ही फोकस से पास आउट होगी और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। अब ये इमेज रियल में कांटेक्ट हो रहा है तो रियल बन जाएगी और वर्चुअल में कांटेक्ट हो रहा है तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी। यह बात की जा रही है कॉनकेव मिरर की, दिस इज द रियल इमेज। इससे हमेशा कैसी बनती है रियल इमेज। रियल इमेज जब भी बात की जाएगी तो उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल इमेज की जब भी बात की जाए तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो सीधी होगी और कैसी होगी, लेंथ बड़ी दिखेगी। देखिए बी एल इज द पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंट रेज। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास आउट हो रही है, फोकस से पास आउट हो रही है। अब बात करें बीपी, मैंने कहा था तीन प्रकार की रेज बात करते हैं। पहली जो पहले से ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास आउट होती है। सेकंड, जो पहले से ही फोकस से पास आउट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड, जो पोल पे इंसिडेंट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट या रिफ्लेक्शन के समय सेम एंगल बनाती है। देखें तीनों रेज दिखाई गई डायग्राम में, दिखाई दे रही बी एल कौन सी है, ऐसी रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इट मींस जब ये मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से पास आउट होगी। तो एल एफ दिख रही है आपको, रेज कहां से पास आउट हो रही है, फोकस से पास आउट हो रही है। सेकंड बात करें बी पी, बी से पी तक की कौन सी है, जो पोल पे इंसिडेंट हो रही है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाएगी। यहाँ एंगल इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल आल के बराबर बना, ये दोनों निकली। थर्ड, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी वो वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी। इसका मतलब उसी पाथ पे वापस लौट आएगी। तो देखो बी से सी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जब एम पर इंसिडेंट होगी तो एम से वापस उसी पाथ को फॉलो करे। इसका मतलब वापस सी पॉइंट से पास आउट होकर मिल जाएगी। ये रेज एक दूसरे को जहां काट रही है वहां
ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज दिखाई दे रही है ए डैश बी डैश। बात करें रिलेशन निकालना हमें फोकल लेंथ में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u में और इमेज डिस्टेंस v में। तो f दिखाई दे रही है, पोल से फोकस की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ स्मॉल f, पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस स्मॉल v, पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। डायग्राम हमने तीनों को शो कर दिया, हमें इन तीनों में रिलेशन निकालना है। ट्रायंगल उठाएं, गौर से देखना ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है तो इन ट्रायंगल में किसी भी दो आर्म का जो रेशियो होगा दूसरे ट्रायंगल में उन्हीं दो आर्म के रेशियो के इक्वल बना रहेगा। देखें कौन सा पहले बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी। डायग्राम में देखो ए बी सी कहाँ है, ये रहा बी ए और सी। इसमें रेशियो उठाया हमने किसका, परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर तो हो गया आपके ए बी, बेस हो गया ए सी, तो हमने लिखा ए बी अपॉन ए सी। सेकेंड सिमिलर ट्रायंगल है ए डैश बी डैश और सी डैश। देखिए कहाँ बन रहा है, ये रहा ए डैश बी डैश, सी डैश नहीं है, इसको करेक्शन कर लेना, सी पॉइंट है ए डैश बी डैश सी में। इसमें भी वही रेशियो लेना किसका, परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ आगे हो गया ए डैश बी डैश, बेस हो गया आपके ए डैश सी। देखें ट्रायंगल ए बी सी में रेशियो आया ए बी अपॉन ए सी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में आया आपके ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। ए बी दिख रहा, हाइट किसकी है, ऑब्जेक्ट की। ए डैश बी डैश का हाइट ऑफ इमेज। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइट को एक साथ ले रहे हैं, बाकी आर्म्स को अलग। देखो इंटरचेंज किया जाए, ए बी ए डैश बी डैश को अगर इसके नीचे लिए तो ए सी इसकी जगह फॉलो कर लेगा। तो ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी दिस इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी लिखा जा सकता है। क्या करा, सिर्फ इंटरचेंज किया, ऑब्जेक्ट हाइट के नीचे इमेज हाइट को ले गए या इमेज हाइट के नीचे ऑब्जेक्ट हाइट को ले गए। तो देखो ए डैश बी डैश के नीचे ए बी को लिया है तो ए डैश सी यहाँ चला जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी दिस इक्वल टू ए डैश सी अपॉन एस। यहाँ तक आगे क्लियर है। रेशियो हो गया आपके पास इधर a dash b dash is the height of image, ab is the height of object, this equal to a dash c upon ac। ट्रायंगल में वापस चलें, a dash c डिस्टेंस को देखो, ये a dash c एक हमारी डिस्टेंस आ रही है ac। पहले बात करें a dash c की, a dash c डिस्टेंस जिस पे हमारे को डायरेक्ट मार्किंग नहीं है, a dash c के बीच की डिस्टेंस हमारे पास किसी भी फॉर्म में मौजूद थी, बट p से c तक की डिस्टेंस जिसे हम क्या कह रहे हैं, देखो पोल से फोकस की डिस्टेंस स्मॉल एफ हो गई, स्मॉल वी हो गई, पोल से ए की डिस्टेंस यू हो गई, पोल से ए डैश की डिस्टेंस वी हो गई। तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए डैश से पी तक की डिस्टेंस वी हो गई और एफ से पी तक की डिस्टेंस आपके पास एफ हो गई। तो देखो यहाँ लिख रखा है कि ए डैश सी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ए डैश सी दिस इक्वल टू पी सी माइनस पी ए डैश। ऐसे एसी को देखो, ए से सी की डिस्टेंस को हमको पता है पी से ए की डिस्टेंस हमारे पास है और पी से सी तक की डिस्टेंस को लिखा जा सकता है, वो उसी फॉर्म में हमने लिख दिया ए सी दिस इक्वल टू पी ए माइनस पी सी। इन दोनों वैल्यूज को हमने वापस उसी रेशियोज में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब रेशियो वापस क्या बन गया, ए डैश बी अपॉन ए बी दिस इक्वल टू ए डैश सी, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पी सी माइनस पी ए डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ऐसे ही ए सी इसकी वैल्यू हमने निकाली पी ए माइनस पी सी, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन इक्वेशन नंबर ए रिप्रेजेंट करके रख दिया। अब देखें आल्सो ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। फिर इन दो को सिमिलर बताने इसका मतलब इनमें भी आर्म्स का रेशियो इक्वल मान लिया जाएगा। देखिए कौन कौन से एंगल है, पहला एंगल है ए बी पी, देखिए कहाँ है ए बी और पी, दूसरा हम ले रहे हैं ए डैश बी डैश और पी, सिमिलर ट्रायंगल है, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले ले। तो परपेंडिकुलर तो हो गया ए बी और बेस हो गया ए पी, तो हमारे पास रेशियो हो गया ए बी अपॉन ए पी। उस वाले ट्रायंगल में ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी, ये रेशियो फिर इक्वल कर दिया ए बी अपॉन ए पी दिस इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी। इंटरचेंज करें, वही इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट को साथ रख ले, तो यहां से रेशियो निकाल लिया हमने वापस ए डैश बी डैश, ए बी को इसके नीचे लिया, ए डैश पी यहाँ चला गया, ए डैश बी डैश
अपॉन ए बी दिस इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए बी। इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को देखें, इसके लेफ्ट हैंड साइड के रेशियो सेम दिखाई दे। इसका मतलब क्या करें, इक्वेशन ए से वैल्यू इक्वेशन बी में, इक्वेशन बी से वैल्यू इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर दें। दोनों इक्वल होने से क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला पी सी माइनस पी ए डैश जिस अपॉन पी ए माइनस पी सी जिस इक्वल टू ये रेशियो हो गया आपके पास पी ए डैश अपॉन पी। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना, परंतु साइन कन्वेंशन किस वैल्यू को पॉजिटिव रखना किस वैल्यू को नेगेटिव रखना। मैंने पहले कहा था आपको इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो पॉजिटिव होगी, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो नेगेटिव होगी। तो हमको जो रेशियो चाहिए, इस रेशियो में किस किस की वैल्यू फाइंड आउट है हमारे पास। पहले बात करते हैं पीसी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने कहा था पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कहलाता है पीसी, ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस हमको करनी है पी से सी तक की। देखो पी से सी तक जाने के लिए हमें इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़ रहा है। इसके अंदर डिस्टेंस तो फॉलो होगी, परंतु किस होगी, विथ नेगेटिव साइन कन्वेंशन। तो पी से सी की डिस्टेंस है तो आर, बट यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस आर। क्यों, इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर कर रहे हैं। सेकंड पी ए किसे माना हमने, ऑब्जेक्ट को। ए डैश किसे माना हमने, इमेज को। तो पी से ए वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है, और डिस्टेंस है आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यू, बट अपोजिट फॉलो हो रही है इसलिए माइनस। ऐसे ही एक वैल्यू हम रखेंगे पी ए डैश, ये भी इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो वी, परंतु साइन कन्वेंशन से माइनस वी सब्स्टिट्यूट की जाएगी। तो ये तीनों डिस्टेंस हो गई कि पी सी को माइनस आर से रिप्लेस कर देंगे, पी ए डैश माइनस वी से रिप्लेस हो जाएगा, और पी ए माइनस यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस रेशियो में हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो जो जानते हैं, माइनस आर माइनस माइनस बी माइनस बी माइनस यू माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। रेशियो बचेगा माइनस आर प्लस बी अपॉन माइनस यू प्लस आर अपॉन वी अपॉन यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये इक्वेशन आ गई 2u विद इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर। क्या करें, दोनों साइड यू वी आर से डिवाइड कर दें, हर स्टेप में यू आर का डिवाइड कर दें। इधर जब हम अपॉन में यू वी आर लिख देंगे, इसके भी अपॉन में यू वी आर, इसमें तो कैंसिलेशन के बाद बचेगा, यहाँ देखो यू वी से यू वी कैंसिल, तो बचे रह गए 2 अपॉन आर। यहाँ से वी आर कैंसिल, बचा रह गया 1 अपॉन यू। यहाँ यू आर कैंसिल, 1 अपॉन आर। तो रिलेशन बचा 2 अपॉन आर दिस इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। अभी पढ़ा हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दे तो फोकल लेंथ बन जाती है, 1 अपॉन एफ से रिप्लेस किया जा सकता है। देन आर अपॉन 2 क्या हो गया, 1 अपॉन एफ। तो रिलेशन बचा रहेगा आपके 1 अपॉन एफ दिस इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एफ, यही कहलाता आपके मिरर फॉर्म। कल पढ़ेंगे बेटा हम लीनियर मैग्निफिकेशन। आज इसे यही एंड करें।